नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह क्या है सुमन? तुमने आज भी बाथरूम में टॉवल नहीं रखा? प्रवीण की आवाज़ सुनकर किचन से ही सुमन ने आवाज़ दिया। हाँ, आकर देती हूँ। काम के चक्कर में भूल गई। सुबह से 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। अरे, तुम्हें काम ही क्या होता है जो काम के ताने सुनाती रहती हो मुझे? प्रवीण की बातें सुनकर सुमन का खून खौल गया, लेकिन वह सुबह सुबह बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप वापस किचन में चली गई। सुबह 5 बजे से उठकर एक के बाद एक काम निपटाती गई। 2 बार चाय रखी रखी ठंडी हो चुकी थी और वो किसी काम में उलझ जाती, और जब तक ध्यान आता तब तक चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती। किचन से लगाकर पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन, चाय, नाश्ता, लंच की तैयारी और बच्चों के टिफिन से लेकर बाबूजी की चाय और माताजी के पूजा पाठ तक की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी। ऊपर से प्रवीण की बेतुकी बातें कि तुम काम ही क्या करती हो। इतने में उसकी पड़ोसन रंजना आ गई। उसने अपने घर पर माता की चौकी रखी थी, उसका आमंत्रण देने के लिए आई थी। रंजना की जैसे ही डाइनिंग टेबल पर नजर पड़ी तो वह बोल पड़ी, अरे सुमन, यह क्या, अब तक चाय नहीं पी तुमने? नहीं यार, चाय पीने का समय ही नहीं मिला। कल मैं मठरी और मिक्स नमकीन बनाए थे। तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। इसी बहाने तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगी और चाय भी पी लूँगी। ऐसे तो फुर्सत मिल ही नहीं पाती। हाँ ठीक है, बना लो चाय, कहकर रंजना बैठ गई। सुमन ने नमकीन और मठरी एक प्लेट में निकाले और रंजना को दे दिए। चाय का पानी रखकर अदरक व चाय पत्ती डाल ही रही थी कि तब तक उसके पति प्रवीण नहा कर आ गए। तभी उनकी आवाज़ आई, सुमन, जरा मेरे कपड़े निकाल दो। पूरे घर में अदरक व चाय पत्ती की भीनी सुगंध फैली हुई थी। प्रवीण की आवाज पर आ रही हूँ कहकर सुमन ने रंजना से कहा, 2 मिनट में आती हूँ। रंजना हाथ में एक मठरी उठाते हुए बोली, सुमन, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, इसीलिए मैं निकल रही हूँ। तू कल समय पर आ जाना। अच्छा ठीक है, कहकर सुमन ने प्रवीण को चाय नाश्ता कराया, उसका टिफिन देकर उसे ऑफिस के लिए विदा किया। उसके बाद माताजी और बाबूजी को ब्रेड और चाय दिया और अपने हिस्से के रखे मठरी और नमकीन, जो अब थोड़े ही बचे थे, उठाकर उसने किचन में ले जाकर रखा। और उसने सोचा, जाऊं दूध ले आऊं, तब सुकून से बैठकर खाऊं। दूध लेकर सुमन घर पहुंची। भूख के कारण उसे चक्कर से आ रहे थे। उसने सोचा कि बस घर पहुंच के सबसे पहले अपने पसंद के बने मठरी खाऊंगी। किचन में पहुंचकर उसने दूध को गैस पर चढ़ा दी और धीमी आंच करके उसने अब अपनी चाय और मठरी नमकीन लेने को जब किचन में झांका तो देखा प्लेट तो खाली है। सामने बरामदे में सासू माँ ने उसके हिस्से के नमकीन और मठरी भी खत्म कर दिए थे। उसका मन भर आया। 12 बज रहे थे। शरीर थक चुका था। भूख के कारण आंखें मूंदने लगी थी। उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह आंखें मूंदे वहीं सोफे पर निढाल हो गई। उसकी जिंदगी सालों से यूं ही चल रही थी। दिन भर चक्कर घिन्नी की तरह वो घूमती रहती, और जब खुद के खाने की बारी आती तब तक या तो सब कुछ खत्म हो जाता या फिर कुछ और कारण से उसके हिस्से पर संकट आ जाता, और तब तक दोबारा बनाने के लिए उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी होती। सच तो ये था कि वो काम करने की मशीन बन गई थी। उस मशीन में ईंधन है या नहीं, इसकी फिक्र किसी को नहीं थी। पर हाड़ मांस के इस मशीन की कुछ शारीरिक जरूरतें थी जो उपेक्षा के कुचक्र में फंस कर रह गई थी। पर उस दिन जब थकान के कारण वो सो गई तो उठ ही नहीं पाई। 12 बजे दोपहर की पड़ी हुई, सुबह से कुछ खाए बगैर, और जब उठी तो देखा कि 4:30 हो चुके हैं। सिर में भयानक दर्द था। बुखार से शरीर तप रहा था। उठने की कोशिश की तो पांव लड़खड़ा से गए। गला सूखकर कांटे सा हो गया था। उल्टियां सी आ रही थीं और वो बेहोश सी हो गई थी। शाम होने को आई। बच्चे आ गए थे। अभी भी जब वो न उठी तो सास से न रहा गया। सास ने पूछा, आज सोती ही रहोगी क्या? कोई काम नहीं किया रसोई का? पूरी रसोई फैला रखी है। एक मैं थी, सब समेट कर लेटती थी, वरना मुझे तो बिस्तर काटने को लगता था कि काम पड़ा है और मैं सो रही हूँ। पर आजकल की बहुएं तो बस बस भी करो।
देखो उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसे तो नहीं लेटती कभी। बाबूजी दबे स्वर में बोले, जाओ आज तुम ही चाय बना लो, बच्चों को देख लो, शायद कोई दिक्कत है। उसे वो दोबारा हिम्मत करके बोले। सुमन का मन और आत्मा दोनों ही रो उठे कि कैसे उठूं। उसके शरीर में ताकत ही नहीं थी। तभी बेटी आई और माँ को छूकर बोली, मम्मी आपको तो बुखार है। बिटिया दौड़कर दादी को बता आई। दादी झुझला कर उठी, पूरे समय बड़बड़ाती रही, बच्चों को ब्रेड थमा दी और पति को चाय ब्रेड। प्रवीण आया तो वह भी वही हाल, सबने ब्रेड चाय से काम चलाया, पर सुमन को पूछना ही भूल गए। प्रवीण कमरे में आया। क्या हुआ तुम्हें? दोपहर से बुखार है, दवा खाई? नहीं, वो सुबह से कुछ खाया नहीं था तो खाली पेट कैसे? क्यों, सुबह से खाया क्यों नहीं? करती क्या हो तुम दिन भर? अरे काम के चक्कर में भूल गई। चक्कर आने लगा तो उसकी बातचीत में कोई बीच में ही काट कर प्रणव गुस्से में बोला, काम? फिर से काम का ताना? हर वक्त तो तुम बीमार रहती हो, जाने कितना काम है तुम्हें। अरे सारी औरतें घर पर काम ही करती हैं, तुम कोई अलग नहीं हो। महीने के 20 दिन तुम बीमार रहती हो और दोष देती हो कि काम के कारण तुम बीमार हो। अब एक काम मत करना तुम, सब तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। पहले कैसे करते थे सब? सबकी करतर धरता तुम ही हो क्या? सुमन चुप, आंखों में आंसू लिए सोचने लगी। आज मैं काम नहीं कर पा रही तो इतना सुना रहे हैं, और मैं क्यों बीमार पड़ गई? क्यों शक्ति नहीं है उठने की? क्रोध में उठने की कोशिश की तो फिर दर्द की एक लहर ने उसके शरीर को कपा दिया। उसने हार कर सब निश्चय त्याग दिए और निढाल सी पड़ी रही, मानो प्रवीण के शब्दों ने उसे और घायल कर दिया। उसे याद आने लगा वो पल जब वो मायके में बीमार होती थी तो पूरा घर, माँ, बाबूजी, भाई बहन सब उसकी चिंता करने लगते थे। जो उसकी इच्छा हो वो बनाती थी माँ, और बीसों विकल्प देती थी कि बेटा ये खा ले, ये मत कर, वो मत कर, लेटी रहना, उठना नहीं। बाबूजी दफ्तर से आते ही कमरे में आकर पूछते, दवाई खाई? माथा छू कर देखते। सब याद आता रहा और आंखों के कोर गीले हो उठे। किसी तरह शाम का इंतजाम हुआ। होटल से रोटियां और सब्जी खरीदी गई और सबने, जिसको जितना मन था सबने खाया। आखिरी में सासू जी ने देखा तो वह एक रोटी मात्र बची थी। किसी को ध्यान ही नहीं आया कि अभी तक सुमन ने कुछ नहीं खाया है। प्रवीण ने झुझलाकर कहा, अब नहीं जाऊंगा मैं खाना लेने दोबारा। सुमन सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी कि मेरा हिस्सा, क्या इस स्थिति में भी मुझे बिना काम किए अपने हिस्से का निवाला खाने का भी अधिकार नहीं? तभी बेटी कमरे में एक रोटी और थोड़ी सब्जी लेकर आई और सुमन को देकर कहा, मम्मी ये रोटी बची है, खा लो। बेटी के ये शब्द उसे थोड़ा राहत दे गए कि चलो शुक्र है, किसी ने तो ये सोचा कि मम्मी ने कुछ खाया नहीं है। अपने हिस्से की उस कीमती आखिरी रोटी को सुमन जल्दी जल्दी मुंह में भरने लगी। उसके बाद उसने दवाई खाई। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद उसे बुखार और सिर दर्द से थोड़ी राहत मिली। उस रात बहुत दिनों के बाद उसने अपनी डायरी खोली, क्योंकि मन की बातों को किसी से तो बांटना था। दूसरे दिन सुबह प्रवीण उठा तो देखा सुमन अभी भी बिस्तर पर पड़ी हुई है। तभी माँ जी के बड़बड़ाहट की आवाज़ आई। बाहर जाकर देखा तो बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए हैं। किचन वैसे ही फैला पड़ा है। प्रवीण को देखते ही माँ बोली, महारानी अभी तक सोई हैं, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सास ससुर को चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? घर की साफ सफाई होगी कि नहीं होगी? उनसे कोई मतलब नहीं। 7 बजने को हैं और महारानी जी को कोई फर्क नहीं है। बाबूजी अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर करते हुए बोले, बेटा प्रवीण, बहू ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर बहू को डॉक्टर से दिखा लो, वही तो इस घर की करता धरता है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो घर कैसे चल पाएगा?
प्रवीण अपने पिताजी का मुंह देखता रहा। कुछ सोचकर बोला, ठीक है बाबूजी, मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। पहले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर लूँ? नहीं बेटा, तुम बहू को लेकर अस्पताल जाओ। मैं बच्चों को आज तैयार कर दूंगा और बस में बिठा दूंगा जाकर। और प्रवीण सुमन को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए और कहा, बहुत कमज़ोर हैं ये। प्रोटीन, विटामिन, आयरन सब की कमी के कारण लो ब्लड प्रेशर है। हीमोग्लोबिन भी बहुत कम लग रहा है। इनकी परेशानियों को पूरी तरह से हेल्दी फूड ही दूर कर सकता है। फिलहाल इन्हें एडमिट करिए, ड्रिप चढ़वाइए और भी कुछ टेस्ट हैं उन्हें करवा लीजिए, तभी घर ले जाइए। जब वो अस्पताल में भर्ती हुई तब उसी दिन कपड़ों की अलमारी में खुद के सॉक्स ढूंढ रहे प्रवीण को सुमन की डायरी मिल गई, जिसमें उसके पिछले 12 वर्षों के तिरस्कार और घुटन का जिक्र था। एक दुलारी बेटी के ससुराल आते ही उपेक्षित बहू बन जाने का दुख लिखा गया था। कभी मनपसंद डिश खत्म हो जाने का वृतांत, तो कभी सब अच्छा बनाया था पर अंत में खुद के न खा पाने का जिक्र। बात खाना या खाने और ना बचने की नहीं थी, बात थी वहाँ उसके होते हुए भी न होने की। किसी को कोई परवाह नहीं थी कि उसने खाना खाया या नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। इस डायरी में उसने अपनी उन इच्छाओं का दमन उकेरा था, कुछ पहनने ओढ़ने से लेकर मनपसंद चीज न खरीद पाने तक का। पति की नज़रों में उसका कोई मोल नहीं। खुद को तिरस्कृत महसूस करना, जो अंत में कुछ इस तरह से खत्म हुआ कि आज वो अस्पताल में भर्ती हो गई। ये सब पढ़कर प्रवीण वहीं पलंग पर धम्म से बैठ गया, क्योंकि सुमन का दोषी तो वास्तव में वो ही है। उसने कैसे अपनी ही अन्नपूर्णा के निवाले और उसके हिस्से पर ध्यान नहीं दिया? क्या वो इतना स्वार्थी है कि थाली में व्यंजन परोसने वाली अपनी अर्धांगिनी को उपेक्षित कर दिया? उसकी भूख, प्यास, जरूरतें और ख्वाहिशों सबको भूल गया। बात सिर्फ निवालों की नहीं, खुशियों की थी, सुमन के आत्मसम्मान की थी। काश उसने अपने जीवन संगिनी की थाली में संपूर्ण आहार का ध्यान रखा होता। तानों उल्हानों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के भार के साथ उसके हिस्से में कुछ उसकी खुशी, इच्छाओं और पसंद नापसंद का भी ध्यान रखा होता, तभी तो वो संपूर्ण हो पाता। प्रवीण समझ गया कि ये रोग तन के नहीं बल्कि मन के हैं। सुमन दूसरों की उपेक्षा देख देख के स्वयं खुद को उपेक्षित महसूस करने लगी, क्योंकि हर स्त्री तभी खुद को महत्व देती है जब देखती है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। उसे यही लगा कि उसको ये कर्तव्य निभाने हैं। इसके पीछे कब उसका आत्मसम्मान खत्म हो गया, इसका भान ही नहीं हो पाया। प्रवीण की आंखों में पछतावे के आंसू थे। 2-3 दिन अस्पताल में जरूरी उपचार, इंजेक्शन व ग्लूकोज चढ़वाने के बाद सुमन की हालत कुछ सुधरी। घर आते वक्त सुमन के मन में यही भय था कि इन 3 दिनों में किसी को न तो ढंग से खाना मिल पाया होगा, न ही घर की देख रेख। उफ, कैसा हो गया होगा घर, जैसे सालों से झाड़ू का मुंह नहीं देखा फर्श ने। गंदे कपड़ों के अंबार और बुरी तरह से फैला हुआ घर, कहीं रसोई में खुले डिब्बे और फटे पैकेट के ढेर। सोच सोचकर सुमन का मन व्यथित था कि अब कैसे क्या करेगी वो। घर में घुसते ही चकाचक चमकती फर्श ने उसका स्वागत किया। रसोई घर में सलीके से सजा कर रखे डिब्बे व चमचमाते साफ बर्तन, सजे हुए बैठक वाले कमरे के सोफे व कुशन उसका स्वागत करने को जैसे हाथ जोड़े हुए थे। उसने अविश्वास से प्रवीण को देखा, मानो पूछ रही हो, अरे ये किसने किया? प्रवीण मुस्कुराकर इशारों में ही उसे आश्वस्त किया, हाँ मैंने ही किया। सुमन भौचक्की सी घर देखती रही। तभी प्रवीण फ्रिज खोलकर कहा, चलो सुमन, सबसे पहले तुम जूस पियो, उसके बाद हम सब शाम को खाना खुद बनाएंगे तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे पसंद का। और हाँ, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन के लिए मैंने एक काम वाली बाई रख ली है। सुमन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी आंखों का धोखा है या सच। ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? मेरे होते आप लोग क्यों खाना बनाएंगे? वो कहने को सोच ही रही थी, पर
होठ खुले ही नहीं उसके तब तक प्रवीण ने जैसे उसके मनोभाव पढ़ लिए। अरे सोच क्या रही हो, जूस पियो। पूरे 12 साल बाद होश में आया हूँ, अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। अरे नहीं, आप पी लो ये जूस। 3 दिन से कुछ ढंग का खाया पिया नहीं होगा, मैं तो अब ठीक ही हूँ। अपना ग्लास आगे बढ़ाते हुए सुमन ने कहा। प्रवीण ने पलटकर कहा, ये तुम्हारे लिए है। अपने हिस्से का निवाला हो या हक, उसे खुद के लिए ही रखो। अपनी ये आदत बदलो। जान है तो ही जहान है। मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, पर अपना ख्याल खुद से रखो। खुद को महत्व दो, अपनी खुशी का ख्याल रखो। जिस इंसान के जीवन में खुद के प्रति चाव नहीं, वहाँ खुशी भला कैसे हो सकती है। मैं इन 3 दिनों में अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो, और इसी ने तुम्हें आज इस स्थिति में पहुँचा दिया। मुझे माफ़ कर दो सुमन, गलती मेरी है कि मैंने अपने आधे अंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया। यदि दिया होता तो तुम यूं मुरझा तो न जाती। कहकर प्रवीण ने सुमन को अपने बाहों में भर लिया, मानो अंधकार छट गया था और एक खुशियों भरा नया जीवन जीने के लिए दोनों पति पत्नी तैयार थे। अपने मम्मी पापा को एक साथ देखकर बच्चे भी आकर लिपट गए दोनों से। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।